करियर से जुड़ा कोई सवाल आता है ना, तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर, एमबीए, डांसर, सिंगर, बहुत सारे ऑप्शंस या तो हम लोगों को देते रहते हैं या लोग हमें बताते रहते हैं। लेकिन कभी भी ना मैंने सुना ही नहीं किसी के मुंह से कि कोई ये बोले कि तुम वैज्ञानिक बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। हो सकता है एक आध बार शायद आपने सुना हो, लेकिन बहुत ज्यादा सुनने को मिलता नहीं है। और एक सवाल अक्सर जहन में होता है कि इन्हें किस चीज ने इंस्पायर किया साइंटिस्ट बनने के लिए और कैसी इनकी जर्नी रही। ये सब कुछ आप जानेंगे आज के इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ डे। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ एक गिगलर और मेरा नाम है रूबी पारेख, और जिनके बारे में आज आप जानने वाले हैं उनका नाम लेने से पहले यही कहूंगी कि 350 से भी ज्यादा पेटेंट वाले इन्वेंटर की बात हो या जिन्होंने डायनामाइट और बहुत सारे एक्सप्लोसिव का इन्वेंशन किया हो, तो उस शख्सियत का नाम है एल्फ्रेड नोबल। जी हाँ, तो आइए जानते हैं एल्फ्रेड नोबल की ऑटोबायोग्राफी के बारे में। एल्फ्रेड नोबल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, यानी कि 1833 में। उनके पिता इमैनुअल नोबल ने 1827 में यानी कि 1827 में कैरोलिना एंड्रेट अहल सेल से शादी की। उनके 8 बच्चे थे, लेकिन उनमें से केवल 4 ही बचे। उनमें से एक थे एल्फ्रेड नोबल। उनका परिवार 17वीं सेंचुरी के टेक्निकल जीनियस ओलफ रुडबैक का वंश है। एक जवान लड़के के रूप में एल्फ्रेड को इंजीनियरिंग में, खासकर एक्सप्लोसिव में बहुत इंटरेस्ट था। अपने पिता की तरह एल्फ्रेड को भी टेक्निकल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी सिखाए, जिससे उनमें और ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। इसी तरह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का प्रभाव एल्फ्रेड पर बचपन से ही था। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। इमैनुअल नोबल स्वीडन से फिनलैंड चले गए। स्वीडन में एल्फ्रेड की माँ ने परिवार की देखभाल की। हालांकि वो एक अमीर परिवार से थी, लेकिन एल्फ्रेड की माँ ने किराने की दुकान शुरू की। किराने की दुकान से होने वाली इनकम ने परिवार को चलाने में हेल्प की। इमैनुअल 1837 में यानी कि 1837 में सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। उनके पिछले बिजनेस फेल हो गए थे, लेकिन इमैनुअल रशिया में सक्सेसफुल हुए। वेनिर लेथ मशीन का इन्वेंशन करने के बाद उनका परिवार 1842 में रशिया में उनके साथ रहने लगा, क्योंकि परिवार अब फाइनेंशियल रूप से स्टेबल था। इमैनुअल ने अपने बेटे एल्फ्रेड को प्राइवेट टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजा। उनके चारों बेटों ने अच्छी एजुकेशन ली और एल्फ्रेड स्कूल गए और केमिस्ट्री और अलग अलग लैंग्वेजेस में सबसे अच्छे नंबर से पास हुए। वो इंग्लिश, जर्मन, रशिया, स्वीडिश और फ्रेंच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने जिनिन रिएक्शन के लिए पहचाने जाने वाले फेमस रशियन केमिस्ट निकोलाई जिनिन के साथ भी पढ़ाई की। इस तरह एल्फ्रेड के साथियों ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया। एल्फ्रेड ने 1850 में यानी कि 1850 में रशिया छोड़ने और केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए पेरिस जाने का फैसला किया। उन्हें कविता में भी ना बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता इससे खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे को केमिकल इंजीनियर बनने के लिए विदेश भेजने का फैसला किया। पेरिस में एल्फ्रेड की मुलाकात एस्केनियो सोब्रेरो से हुई, जो एक फेमस इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन किया था। सोब्रेरो ने नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि ये गर्मी या प्रेशर के कारण फट जाता था और इसका बिहेवियर भी अनप्रेडिक्टेबल था। लेकिन एल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करने और इसे काबू में करने का एक तरीका खोजा। एल्फ्रेड एक क्यूरियस इंसान थे जो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन खोजना चाहते थे। एक्सप्लोसिव्स में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन को मार्केट में लाने में हेल्प की। ये एक अच्छा आइडिया था, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन बारूद से कहीं ज्यादा पावरफुल था। बाद में एल्फ्रेड नोबल यूनाइटेड स्टेट्स गए और इन्वेंटर जॉन एरिक्सन के नीचे काम करने लगे। एल्फ्रेड 1852 में यानी कि 1852 में रशिया लौट आए और अपने पिता के साथ अपनी फैक्ट्री में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इमैनुअल की फैक्ट्री ने 1853 की यानी कि 1853 के क्रीमियन जंग के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाया। जंग के बाद कंपनी दिवालिया हो गई, क्योंकि वो उतनी अच्छी स्टीम बोट मशीनरी नहीं बना पा रही थी जितनी अच्छी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती थी। इस तरह एल्फ्रेड की शुरुआती सालों में काफी उतार चढ़ाव बना रहा। इस तरीके से उनके बिजनेस के चरमरा जाने के बाद एल्फ्रेड और उनके माता पिता स्वीडन लौट आए। एल्फ्रेड के भाई लुडविग और रॉबर्ट रशिया में ही रह गए, ताकि उनके पारिवारिक बिजनेस में जो कुछ भी बचा है उसकी देखभाल की जा सके। स्वीडन में एल्फ्रेड ने अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपनी छोटी लेबोरेटरी में एक्सप्लोसिव पर काम करना शुरू किया। उस दौरान माइंस में इस्तेमाल होने वाला इकलौता एक्सप्लोसिव गन पाउडर था। नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सप्लोसिव था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना सेफ नहीं था।
हालांकि एल्फ्रेड ने एक फैक्ट्री की शुरुआत की जो नाइट्रोग्लिसरीन बनाता था। उन्होंने एक्सप्लोसिव को सेफ बनाने के तरीके खोजने के लिए भी रिसर्च करना शुरू किया। 1863 में यानी कि 1863 में एल्फ्रेड द्वारा एक डेटोनेटर बनाया गया था। ये एक लकड़ी का प्लग था जिसे नाइट्रोग्लिसरीन चार्ज में डाला गया था, जिसे एक मेटल के कंटेनर में डाल दिया गया। उन्होंने 1865 में एक बेहतर डेटोनेटर भी बनाया जिसे ब्लास्टिंग कैप कहा जाता था। ये एक मेटल कैप थी जिसमें मरकरी फल्मिनेट था और मीडियम गर्मी या झटका इसे एक्सप्लोड कर सकता था। ब्लास्टिंग कैप ने लोगों के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल शुरू करना आसान कर दिया, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन को इधर उधर ले जाना और स्टोर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये लिक्विड इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से एल्फ्रेड की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिससे उनके छोटे भाई एमिल की मौत हो गई। हादसे में 4 और लोगों की भी मौत हो गई थी। दुख भरी मौतों के बावजूद एल्फ्रेड ने कई नाइट्रोग्लिसरीन फैक्ट्री बनाई और अपनी बोतल कैप का इस्तेमाल किया। उन्होंने विंटर वीकेंड में नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिबोलागेट एबी नाम की कंपनी की शुरुआत की। फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद वो सुनसान इलाके में काम करना चाहते थे, लेकिन अभी भी नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे। 1867 में यानी कि 1867 में एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। उसे इत्तेफाक से पता चला कि केजल गुहर नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लेता है ताकि वो सूख जाए। केजल गुहर छेददार मिट्टी होती है जिसमें सिलिका होता है, और फाइनली उन्होंने जो मिक्सचर बनकर तैयार किया वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था और इससे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीमेंट, कोयला और साडस्ट भी आजमाया, लेकिन ये मिक्सचर काम नहीं आए। एल्फ्रेड ने अपने इन्वेंशन का नाम डायनामाइट रखा क्योंकि ये शब्द ग्रीक शब्द डायनेमिस से आया है, जिसका मतलब है पावर। वो सबसे पहले इसे नोबेल्स ब्लास्टिंग पाउडर कहना चाहते थे। ये बहुत ही काम में आया और नोबेल को उनके इन्वेंशन के लिए 1867 में ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने पेटेंट दे दिया। अब डायनामाइट का इस्तेमाल खुदाई, सुरंगों को नष्ट करने, रेलवे और सड़कों को बनाने के लिए किया जाने लगा। ये आमतौर पर कार्डबोर्ड सिलेंडर के रूप में बेचा जाता था। अपने इन्वेंशन के कारण एल्फ्रेड नोबल दुनिया भर में मशहूर होने लगे। आज साउथ अफ्रीका और अमेरिका डायनामाइट को बनाने वाले सबसे बड़े देश है। डायनामाइट के इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में लाइसेंस की जरूरत होती है। पूरे यूरोप में एल्फ्रेड ने डायनामाइट को बनाने वाले कारखानों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने अपने सामान को भी बड़े तौर पर बेचा। लेकिन एल्फ्रेड भी डायनामाइट के बेहतर रूप की तलाश में थे। वो एक परफेक्शनिस्ट थे और चाहते थे कि उनका सामान सबसे बेहतर हो, जिसे सेफ एक्सप्लोसिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। 1875 में यानी कि 1875 में ब्लास्टिंग जिलेटिन नाम का डायनामाइट, जो ज्यादा मजबूत था, का इन्वेंशन किया गया। उन्होंने 1876 में ब्लास्टिंग जिलेटिन का पेटेंट लिया और एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट के दौरान एल्फ्रेड ने पाया कि नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज को मिलाने से एक ठोस सामान बनता है। नाइट्रोसेल्यूलोज बहुत ज्यादा धधकने वाला रोएदार कंपाउंड है और रिजल्ट ये था कि इससे बनने वाला प्लास्टिक मटेरियल बाकी डायनामाइट के कंपैरिजन में ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस और बहुत ही मजबूत थे। इसे दुनिया भर में खुदाई के लिए अपनाया गया था, जिससे एल्फ्रेड को काफी पैसा मिला, लेकिन इससे उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। 1887 में यानी कि 1887 में बैलिस्टाइट का इन्वेंशन किया गया था। एक नाइट्रोग्लिसरीन पाउडर था जिससे धुआं नहीं निकलता था। इसी से कॉर्डाइट बनाया गया, जो धुआं ना छोड़ने वाला एक तरह का बारूद था। हालांकि नोबल के पास डायनामाइट और कई और एक्सप्लोसिव्स के इन्वेंशन के लिए पेटेंट था, लेकिन उन्हें लगातार उन कंपटीशन से परेशान होना पड़ रहा था जिन्होंने इनके तरीकों को चुरा लिया था। इस बीच रशिया में एल्फ्रेड के भाइयों ने बाकू के पास तेल के खेतों की खोज की और अमीर और खुशहाल बन गए। उन्होंने ब्रैनोनेल नाम की एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी खोली। कंपनी अजरबैजान में चलाई गई और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक बन गई। एल्फ्रेड के इन्वेंशन और उनके भाई की कंपनियों के कारण एल्फ्रेड नोबल एक अमीर आदमी बन गए। उन्होंने अपने भाई की तेल कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया। 1893 में यानी कि 1893 में उन्होंने स्वीडन के बोफोर्स में लोहे का एक कारखाना खरीदा। इसे बोफोर्स आर्म्स फैक्ट्री बनाने के लिए और बढ़ाया गया। नोबल के नाम पर और भी कई इन्वेंशन थे, इनमें आर्टिफिशियल रेशम और लेदर शामिल थे। अलग अलग देशों में एल्फ्रेड लगभग 350 पेटेंट पाने में सक्सेसफुल रहे। उन्होंने लगभग 90 कारखानों को बनाया जो हथियारों को बनाते थे। हालांकि एल्फ्रेड नोबल को शांतिवादी माना जाता है, जिन्हें जंग पसंद नहीं थी। उन्हें उनके इन्वेंशन के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर के रूप में भी चुना गया था।
एल्फ्रेड ने स्वीडन में उपसला यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का पद भी हासिल किया और इस तरीके से एल्फ्रेड नोबल द्वारा बनाई गई कंपनी, जो डायनामाइट बनाने वाली पहली कंपनी थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसे नोबल डायनामाइट ट्रस्ट कंपनी कहा जाता था और उन्होंने स्वीडन में पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिबोलागेट एबी को बनाया था। ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। एल्फ्रेड को कंपनी में 49.6% शेयर मिले और कैश पेमेंट भी मिला। एल्फ्रेड की दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी 1865 में बनाई गई थी। उन्होंने बाद में अपने शेयर बेचे और उन्हें पेटेंट से पैसे भी मिले। एल्फ्रेड ने 1865 में स्वीडन छोड़ दिया और कभी कभार यात्राओं के अलावा कभी नहीं लौटे। जर्मनी में उन्होंने अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद क्रमल में एक कारखाना खोला। उनकी 2 स्वीडिश व्यापारियों ने मदद की, जिन्होंने उन्हें काम करने के लिए एक जगह भी दी। जर्मन कंपनी में उनके पास 57% शेयर थे। एल्फ्रेड 1866 में अमेरिका गए। वे खास तौर पर अपने पेटेंट को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां पर एक और नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी खोली। उन्हें $10,000 कैश और 25% पेटेंट ट्रांसफर करने के लिए मिले। एक कारखाना भी बनाया गया था जो 3 साल बाद एक्सप्लोसिव के कारण बर्बाद हो गया था। कंपनी ने आखिर में प्रोडक्शन बंद कर दिया और आगे 1868 में नोबेल इंग्लैंड गए और कई जगह घूमे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी बनाई हुई चीजों को दिखाया। उन्होंने मीडिया को अपनी चीजें कमर्शलाइज करने के लिए बुलाया। इस तरीके से बातचीत 3 साल तक चली और ब्रिटिश डायनामाइट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1871 में हुई, यानी कि 1871 में। एल्फ्रेड के पास कंपनी के आधे शेयर थे। 1869 में नोबल फ्रांस में पॉल बॉब नामक एक शख्स से मिले। उसके बाद पॉलिस में एक और कारखाना बनाया गया। अपने बाद के सालों में एल्फ्रेड ने स्वीडन में कंपनी बोफोर्स खरीद ली। सौदे के एक हिस्से में एक हवेली भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ गर्मियों के दौरान करते थे। उनकी सभी कंपनियों से प्रॉफिट हो रहे थे। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में जर्मन कंपनी सबसे अच्छी साबित हुई। स्विस और इटालियन कंपनीज को कोई भी फायदा नहीं हुआ। फ्रांसीसी कंपनी को फायदा कमाने में टाइम लगा। स्पेनिश कंपनी शुरू से ही सक्सेसफुल रही थी और ब्रिटिश कंपनी तो एक छोटी सी कंपनी थी। उनकी कई कंपनियों को डायनामाइट बनाने वाली कई कंपनियों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। इस तरह एल्फ्रेड नोबल कभी भी मार्केट में डायनामाइट पर मोनोपोली यानी इकलौता अधिकार हासिल नहीं कर सके। 1888 में यानी कि 1888 में कांस का दौरा करते समय एल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई। एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से एल्फ्रेड के लिए एक शोक संदेश छाप दिया। शोक संदेश ने उनके इन्वेंशंस के लिए उनकी बुराई की और कहा कि मौत का सौदागर मर चुका है। ये भी लिखा था कि जो इंसान तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बना। इससे एल्फ्रेड परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बारे में चिंतित थे कि उनकी मौत के बाद उन्हें इस तरीके से याद किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यही कारण है कि एल्फ्रेड ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की। वो इस घटना से बहुत आहत हुए थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें जनता की सेवा करने वाले के रूप में याद करें। 1895 में यानी कि 1895 में एल्फ्रेड ने अपनी अंतिम वसीयत पर सिग्नेचर किए और नोबेल प्राइज की शुरुआत करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा, जो लोगों को हर साल दिया जाना था। ये प्राइज फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और विश्व शांति के लिए कुछ इंटरनेशनल सेवा के लिए दिए जाने थे। प्राइज के लिए नाम लिखने का काम नोबेल कमेटी द्वारा लगभग 3000 लोगों के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो बताती है कि लोग किस फील्ड में सबसे अच्छे हैं और मैक्सिमम वोट का फैसला विनर का नाम तय करता है। प्राइज पाने वालों को एक गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता था। एल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में लिखा था कि पैसा डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच ठीक से फर्क नहीं बताया। इस कारण से पैसा इंजीनियर्स की तुलना में साइंटिस्ट के पास ज्यादा गया। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने छठे प्राइज की शुरुआत करने के लिए अपनी 300 एनिवर्सरी पर एक बड़ा अमाउंट डोनेट किया। ये प्राइज इकोनॉमिक्स एरिया में एक्सीलेंस के लिए दिया जाना था। नोबेल प्राइज के खिलाफ बहुत बुराइयां भी हुई है और कमेटी पर अक्सर किसी एक की साइड लेने का और पॉलिटिकल एजेंडा चलाने का आरोप लगाया जाता रहा। नोबेल प्राइज के खिलाफ एक बड़ी आलोचना ये है कि महात्मा गांधी को विश्व शांति में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। जिस साल गांधी जी की मौत हुई उस साल कोई भी नोबेल शांति प्राइज नहीं दिया गया था। कमेटी ने कहा कि इसके लायक कोई उन्हें मिला ही नहीं। ये उन बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज की बहुत आलोचना होती रही। एल्फ्रेड नोबेल जीवन भर अकेले रहे और डिप्रेशन से जूझते रहे। हालांकि उनके बिजनेस के लिए उन्हें यात्रा करने और लोगों से मिलने की जरूरत थी, पर वो अकेले ही रहा करते थे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि लोगों ने दावा किया कि उनके कम से कम 3 अफेयर थे,
उनका पहला अफेयर एलेक्सेंड्रा नाम की रशियन लड़की के साथ था, जिसने उनके प्रपोजल को मना कर दिया था। 1876 में उनका अपनी सेक्रेटरी बर्था किंस्की के साथ संबंध था। एल्फ्रेड ने एक न्यूज़पेपर में सेक्रेटरी की जॉब के लिए एक समझदार महिला के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया था। ऑस्ट्रिया की औरत इस पद के लिए सबसे काबिल थी। बर्था ने एल्फ्रेड को छोड़ दिया और अपने पुराने प्रेमी से शादी कर ली। हालांकि दोनों एल्फ्रेड की मौत तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। उनका सबसे लंबा रिश्ता सोफिजा हेस के साथ 18 साल तक रहा। एल्फ्रेड नोबेल की पर्सनैलिटी अक्सर उनके फील्ड में काम करने वाले लोगों को हैरान करती थी। उन्होंने अपने इतने अच्छे भाग्य के बावजूद भी हमेशा एक सादा जीवन बिताया। एक्सप्लोसिव्स और इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी के अलावा एल्फ्रेड को लिटरेचर में दिलचस्पी थी और वे अक्सर प्ले, नॉवेल और पोयम लिखते थे। उनके पास किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन था और वो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ते थे। एल्फ्रेड के पास 1500 से ज्यादा किताबों की खुद की लाइब्रेरी थी। इनमें फिक्शन के साथ साथ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के क्लासिक काम भी शामिल थे। उनकी ज्यादातर लिखी हुई किताबें छापी नहीं गई। एल्फ्रेड की पोयम इंग्लिश में लिखी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ अपने डिप्रेशन को दूर करने और अपनी इंग्लिश में सुधार करने के लिए पोयम लिखी थी। उन्होंने अपनी ज्यादातर पोयम को खुद ही खत्म भी कर दिया था। उनकी एनर्जी किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। वो एक वर्कहॉलिक थे जिन्हें आराम करना बहुत ही मुश्किल काम लगता था। उनकी पॉलिटिकल सोच भी काफी दिलचस्प थी। वे एक सोशलिस्ट थे और उन्हें डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं था। वो विमेंस एम्पावरमेंट में विश्वास करते थे और शांति पसंद करने वालों में से थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके इन्वेंशन जंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एल्फ्रेड मार्टिन लूथर को मानने वाले थे और डेली चर्च जाते थे। हालांकि बाद में अपने जीवन में वे नास्तिक बन गए। एल्फ्रेड नोबेल की जीवन भर सेहत खराब रही। उन्हें कई बीमारियां थी, जैसे ठीक से खाना न पचना, सिरदर्द और डिप्रेशन। वो कई हेल्थ रिजॉर्ट भी गए, लेकिन उन्हें उनके इलाज का तरीका पसंद नहीं आया। काम न करने से वो बोर हो गए। केमिकल्स के साथ काम करने और अपने तनाव भरे जीवन के कारण वो हमेशा बीमार रहते थे। और आगे इस जर्नी में एल्फ्रेड नोबेल ने अपने इन्वेंशन बैलिस्टाइड को इटली को बेच दिया था। इस रीजन से एल्फ्रेड पेरिस चले गए, क्योंकि उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। एल्फ्रेड को हमेशा पेरिस पसंद था। वहां उन्होंने खूबसूरत हवेली खरीदी और 20 साल तक वहीं पर बसे रहे। उनके घर को माई नेस्ट कहा जाता था। बाद में वो सैन रेमो के एक विला में शिफ्ट हो गए। कहते हैं कि एल्फ्रेड स्वीडन के राजा ऑस्कर को उनकी यात्राओं के दौरान अपने विला में रहने के लिए देना चाहते थे। 1895 यानी कि 1895 तक एल्फ्रेड नोबेल एंजाइना पेक्टोरिस से प्रभावित हो चुके थे। दिल की और खून के बहने में कमी के कारण उन्हें सीने में दर्द शुरू हो गया था और 90 के दशक की शुरुआत में उनका डिप्रेशन भी गहरा होने लगा। अपने आखिरी सालों के दौरान एल्फ्रेड ने कई प्ले और नॉवेल लिखे। उन्होंने द पेटेंट बेसिलस नाम का एक प्ले लिखा और साथ ही नॉवेल पर भी काम करना शुरू किया। और इस तरीके से इस जर्नी में चलते चलते 1986 में एल्फ्रेड की इटली के सैन रेमो में एक स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। उन्हें लकवा मार गया था और दोपहर 2 बजे उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। स्वीडन के स्टॉकहोम में बड़े तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। एल्फ्रेड को स्टॉकहोम में नोरा बिग्रवेनिंग्सप्लात्सेन में दफनाया गया। एल्फ्रेड का विला बेच दिया गया और उसे कल्चरल और साइंटिफिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में उस विला और बगल में जो लेबोरेटरी थी उसे जनता के लिए एक म्यूजियम में बदल दिया गया था। जब उनकी वसीयत खोली गई तो वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना पैसा नोबेल प्राइज की शुरुआत करने के लिए छोड़ दिया था। एल्फ्रेड ने लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर छोड़े थे, जो बाद में नोबेल प्राइज के लिए इस्तेमाल किए गए। उनकी वसीयत एक तिजोरी में रखी गई है और इसे कभी भी जनता को दिखाया नहीं गया है। एक क्लब में 4 अजनबी लोग इस डॉक्यूमेंट के गवाह थे। 2 जवान इंजीनियर रगनार सोहलमैन और रुडोल्फ लिल जैक्विस्ट ने उनकी वसीयत को अंजाम दिया। रगनार सोहलमैन उनके असिस्टेंट थे। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई देशों में अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने वसीयत पर सवाल उठाए थे। उनके भतीजे और भतीजी उनकी प्रॉपर्टी के वारिस बनना चाहते थे। बहुत सारे स्वीडिश लोग भी नाराज थे क्योंकि नोबेल प्राइज को सभी देशों के लिए रखा गया था। उनकी मौत के 5 साल बाद पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल म्यूजियम नाम का एक म्यूजियम 2001 में स्वीडन में बनाया गया था। उस म्यूजियम में अलग अलग एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। और इस तरीके से ये था एल्फ्रेड नोबेल का सफर। और अब हम पहुंच गए हैं साथ ही इस समरी के कंक्लूजन पर। तो इस समरी ने आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था,
आपने एल्फ्रेड नोबेल के निजी जीवन और इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी के बारे में जाना। आपको उनके इन्वेंशंस और उनके सभी पेटेंट के बारे में भी पता चला। इस समरी में अलग अलग फील्ड में एक्सीलेंस के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े प्राइज नोबेल प्राइज की शुरुआत के बारे में आपने जाना। साथ ही साथ एल्फ्रेड नोबेल ने इंटरनेशनल सोसाइटी में कैसे अपना योगदान दिया, ये भी आपने जाना। इस समरी में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जिनके नाम 350 से ज्यादा पेटेंट है। तो इसी के साथ इस ऑटोबायोग्राफी की जो जर्नी है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी आपको ये समरी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। एल्फ्रेड नोबेल की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, किस इंसिडेंट ने आपको इंस्पायर किया और आगे किन किन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और